नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल VNKS हिंदी कहानियां। एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मैं मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश नहीं रहा। फिर तो मैं रोजाना ही देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन तो मेरे जिस्म पर भी तेल लगा हुआ था और मुझे कोई होश नहीं था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो मैंने कैमरा देखा। उस वक्त मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ। कभी कभी हम रिश्तों की सीमा का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए बबाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने की बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहां से वहां घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती। जज्बात की तड़प ने मुझे दीवाना कर दिया था, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर पुनीत, जो उम्र में मुझसे छोटा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों काफी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पुनीत ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा, भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ। आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है, मजाक कर रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वो फौरन तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वो मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा। उसकी उंगलियां तेज तेज मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया और बहुत ही नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। पुनीत मेरे लिए चाय भी खुद ही बनाकर ले आया। मालिश करवाने के बाद मैंने उसके साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मेरी आंख सुबह ही खुली। सच में पुनीत के मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत सुकून मिला। काफी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। सुबह उठते ही नहाने के लिए जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद वही हाथ जिस्म पर भी लगा लिया होगा। मैं दिन भर अपने कामों में लगी रही। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पुनीत 16 साल का लड़का था। उसके अंदर बहुत ज्यादा बचपना था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे, जिसकी वजह से पुनीत को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उसकी माँ भी पुनीत पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पति आशीष तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए आशीष ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज्यादा पुनीत का ख्याल रखूं। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं पुनीत को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। आशीष दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो महीने में 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर
पुनीत और अपनी सास के साथ गुजारा करती थी। पुनीत अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखती। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता, मेरे आगे पीछे घूमने लगता। आशीष के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सब के सब पुनीत ही किया करता था। कॉलेज से आने के बाद वो मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। पुनीत के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो आशीष को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे आशीष से क्या तकलीफ है, लेकिन मैं कभी ये सवाल उससे कर नहीं पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। आशीष की माँ सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसीलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन आशीष के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं आशीष के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था। इसीलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। पुनीत को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है। पहले तो वो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वो कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगे? इससे तो अच्छा ये है कि मैं ही आपका मसाज कर दूं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने पुनीत से कहा, मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई आशीष के पास छोड़ाओ, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अगर आप चली जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे इस तरह की बातें किया करता था। वो वाकई ही मेरी बहुत ज्यादा चिंता करता था और उसे मेरी आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं उसकी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। वो मुझसे बेझिझक अपनी हर तकलीफ बताता था। मैं जब उसके साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता। वो कहता, आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती हैं? वो हर बात में मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंगों के ही कपड़े दिलवाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती थी, उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद के कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता, फिलहाल तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वो मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, कमर पे भी बहुत अच्छे डिजाइन बनवाता जिनमें मेरी कमर तक झांकने लगती, और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन पुनीत को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मैंने मना नहीं किया। एक दिन मैं हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने हुए किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वो पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा, आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसकी इस बात पर मैं थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा,
मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करो। और वो किचन से निकल गया। आशीष मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों पुनीत मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। आशीष बहुत खुश होते थे कि पुनीत बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, और मैं भी उन दिनों आशीष के साथ इतनी मगन हो जाती कि मुझे पुनीत का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता। आशीष बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और पुनीत फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझसे कुछ भी कहे, मैं फौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लग गया कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त की भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। पुनीत के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और वो इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हों। पुनीत का एक दोस्त कह रहा था कि पुनीत हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई उन्हें। वापसी पर मैंने पुनीत से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। वो कहने लगा, आप तो मेरी सब कुछ हैं। मैं हर वक्त आपकी ही बातें करता हूं। उस वक्त मैं पुनीत की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो रोज रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती। और इसीलिए एक रोज मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और पुनीत से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पुनीत मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी नहीं रखा। वीडियो में वो मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद वो मेरे कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई कि पुनीत कमरे का दरवाजा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाजा खुलने की आवाज पर भी ना उठी। उसने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और मेरे करीब आ गया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पुनीत कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था, कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों से मेरे जिस्म का मसाज किया। मैं उसके आगे बेजान सी पड़ी थी और वो पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। वो मेरी इज्जत को बुरी तरह पामाल कर गया और ये सब देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसीलिए उससे इतनी घुली मिली भी थी, लेकिन मैं कभी ये जान ही ना सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वो कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया।
उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरे पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से ही मोहब्बतों के लिए तरसा था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वो मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसीलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी आशीष आते तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता क्योंकि वो हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहता था। आशीष से तो वो यूं ही पहले से नफरत करता था क्योंकि आशीष के पिताजी आशीष से मोहब्बत बहुत करते थे और मरने से पहले उन्होंने ये घर भी उसी के ही नाम कर दिया था। मेरा और आशीष का साथ उसे बहुत चुभता था और वो जब भी मेरे लिए खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता जिससे वो मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे बल्कि हल्के हल्के रंगों से मेरा छलकता हुआ वजूद पसंद था। वो कह रहा था कि मैं खूबसूरती से घायल हो चुका था। वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो ये बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूं। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और जिंदगी भर उसके साथ रहूं। वो मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाऊं और वो मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूं तो वो फौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था। पुनीत और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसीलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत पामाल कर बैठे थे। पुनीत की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी और वो मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने नफरत से एक निगाह उस पर डाली तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा वो बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वो तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कह रहा था कि माँ ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा बल्कि सारे मोहल्ले के चक्कर लगाती रही। वो पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ कर लिया। मैंने पुनीत को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती पुनीत की नहीं है। वो वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वो अपनी हद भूल बैठा था। लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वो मेरा छोटा भाई नहीं था। वो मेरा देवर था। मेरे और उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया। आजकल के दौर में जहां 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, भला मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा, देखो पुनीत, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूरी बना लो और मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाना। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने मुझसे फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था
कि मैं आशीष को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वो बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नजरों में गिर चुकी थी। मैंने फौरन आशीष को फोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वो खुद वापस आ जाएं या फिर मुझे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर आशीष पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर मुझे अचानक कहा, ऐसा क्या हो गया? लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि वो जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वो मेरे रहने का इंतजाम कर सकें और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने उनसे कहा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला लें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। आशीष ने वादा किया कि वो 15 दिनों में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं पुनीत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी, और अगर वो दूसरों की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद पुनीत यूं इस चीज का शिकार ना होता। पुनीत अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है, और मैंने अपने और पुनीत के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था, और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूं और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीजों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी होती नहीं है जितनी की नजर आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे के कीमती होने का एहसास आज हुआ था, जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल कर रखें। ये बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के दौर में हम लोगों को किसी पर भी ऐसे ही भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए।